जय हिंद। तो आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसको हम लोग देखेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर को। ठीक है, और कोशिश करेंगे किसी ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से इसको खत्म करने का, इसको याद करने का, और यहीं पे याद करके जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा आईवीसी के बारे में जान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। देखिए, ये जो है ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, ये पकड़ लीजिए इंडिया, और ये आपका इधर पाकिस्तान पकड़ लीजिए। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में थोड़ा सा पाकिस्तान, थोड़ा सा भारत, थोड़ा सा इधर का अफगानिस्तान ही पकड़ लीजिए, इधर इधर अफगानिस्तान। तो ये सब एरिया में आज से 5000 साल पहले करीब में, यानी 2500 बीसी से 2500 बीसी से 1750 बीसी तक में एक सभ्यता निकली, जिसको हम लोग बोलते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली को इंडस वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना, इस एरिया में कौन सी नदी बह रही है? तो इंडस यानी सिंधु नदी बह रही है। तो पहले माना जाता था कि जितनी भी, क्योंकि शुरुआत जब हुआ उत्खनन करने का, तो उस वक्त जितने भी साइट्स मिल रहे थे वो सारे साइट्स इंडस वैली के पास मिल रहे थे। ठीक है, सॉरी, इंडस रिवर के पास मिल रहे थे, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। लेकिन बाद में जैसे मालूम चला कि गुजरात में मिल रहा है, फिर राजस्थान में मिल रहा है, फिर इधर इधर देवाबाद तुम्हारा महाराष्ट्र में मिल रहा है। ठीक है, आलमगीरपुर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब तब बाद में मालूम चलता है कि अरे कि ये सिर्फ इंडस वैली पे, इंडस रिवर से ही रिलेटेड नहीं है, ये बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता था। तो इसीलिए इसको बाद में इंडस वैली तो था ही, साथ में एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी नाम दिया गया। पहले सबसे पहले इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया। कारण क्या था कि इसका जो पहला जो साइट जो खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा ये हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन ही बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको खोजा गया। दूसरा हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ये जो है ना, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन लगता था कि सिर्फ इंडस रिवर के नजदीक है। रिसेंट इधर 1-1.5 साल में इसमें एक नया आपको चीज जोड़ा गया। इसको अब बोला गया ना सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इसको क्या बोला गया? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये भी इसको नया इसको नाम दिया गया। ठीक है, खैर, तो ये थोड़ा समझ में आ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ, किस एरिया में है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और भारत हो गया, इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, किसने शुरू किया? तो 19, देखिए सबसे पहले एक चार्ल्स मेसन करके, ठीक है, एक ये था आपको जो उत्खनन करता था वो था। अब चार्ल्स मेसन ने क्या बोला ना, 1826 के करीब में चार्ल्स मेसन को ये दिखता है, हड़प्पा दिखता है, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि वो उसका महत्व नहीं समझ पाता। क्या होता है, वो उसका महत्व नहीं समझ पाता, क्योंकि 1842 में ये बोलता भी अपने किताब में कि हम उसका महत्व नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ मिला था। ये 1921 में जाकर जॉन मार्शल जो था, जॉन मार्शल, ये क्या करता है? जॉन मार्शल उस वक्त का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था। कौन था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था जॉन मार्शल। अब ये जॉन मार्शल क्या बोलता है कि ठीक है, चार्ल्स मैसन का तो बात ठीक है कि इसमें से कुछ है, तो क्यों ना इस पर उत्खनन और अच्छे ढंग से किया जाए। तो ये आपको जॉन मार्शल दयाराम साहनी को भेजता है, दयाराम साहनी को भेजता है और कहता क्या है कि आप यहाँ का उत्खनन कराइए। तो 1921 में उत्खनन होता है हड़प्पा का। किसका उत्खनन होता है? हड़प्पा का। तो जब हड़प्पा का उत्खनन होता है तो इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा का उत्खनन में किसने आपको खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। वही जॉन मार्शल फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो में भी करता है। ठीक है, करवाता है। ये किसे करता है? राखल दास बनर्जी से कराता है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो हड़प्पा किसने कराया? तो ये आपको दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो किसने कराया? तो राखल दास बनर्जी। इसमें से एक और सवाल निकलता है, यहाँ पे एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक सवाल निकलता है कि ये जो हड़प्पा है और ये जो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? ठीक है, ये पहले तो बसा कहाँ हुआ हड़प्पा? तो ये हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में बसा हुआ है। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। माउंट गोमरी एक जिला है वहां पे, माउंट गोमरी एक जिला है, ये उसी में बसा हुआ है। ये मोहनजोदाड़ो कहाँ बसा हुआ है? तो ये सिंध प्रांत में बसा हुआ है वहां पे, ये लड़काना जिला में। लड़काना जिला, देखिए लड़का है ना, तो मोहन है, मोहनजोदाड़ो लड़का, और लड़काना जिला। ठीक है, तो सिंध प्रांत में लड़काना जिला में ये मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है। हड़प्पा बसा हुआ है पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में। क्लियर है? ये
ये जो हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो ये तो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया कि क्या है आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, कहाँ पाया जाता है। अब इसी को हम लोग आगे जाके थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या 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 है। ठीक है, चलिए। तो कहा जाता है क्या है कि देखिए मतलब कि 20वीं सदी की शुरुआत में इसको मतलब ये सभ्यता को शुरुआत हुआ। देखिए क्या था ना, पहले लोग का लगता था ना कि सिकंदर का ही से शुरुआत होता है हम लोग का सिविलाइजेशन। सिकंदर जब 326 ईस्वी पूर्व में आ रहा है तो उसको लगता था कि उस टाइम पर ही आपको हमारा सिविलाइजेशन शुरू है, उससे पहले का नहीं है। लेकिन जब आईवीसी का खोज किया गया ना, तो ये सिविलाइजेशन तो बहुत पुराना निकला। समझ रहे हैं ये? अच्छा, अब जो हो गया इसको तो अब तो 8000 साल पुराना माना जाता है। कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि 8000 साल पुराना है। ठीक है, तो अब अभी क्या है, जैसे हम लोग 2500 से 1750 लेते हैं ना, कहीं कहीं जगह 8000 भी, 2500 मतलब इधर हो गया और इधर आपका 2000 हो गया, 4500 साल तो ऐसे हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इससे पहले और भी सभ्यताएं थी, जैसे झाकर और झूमर सभ्यता थी वहां पे। ठीक है, तो इसी तरह से बोला जाता है कि अब ये 8000 साल पुराना भी जा सकता है। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण तक था, लेकिन उससे पहले ये आईवीसी के खोज के बाद ये और पीछे चला गया। ठीक है, अब कौन कौन इसमें आपको इसमें एसोसिएटेड था देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल, जो अभी बताया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे 1920-21 में। ठीक है, माधव राव वत्स ये हड़प्पा की खोज करते हैं। के एन दीक्षित हो गया, अर्नेस्ट मैके हो गया, ऑरेस्टाइन हो गया, अमलानंद घोष हो गया, जेपी जोशी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको अमलानंद घोष तो कालीबंगा किए थे, जेपी जोशी हो गए धौलावीरा किए थे। ठीक है, तो ये सब देखा था और इसी को आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नामकरण में। नामकरण में हम लोगों ने बताया कि नामकरण क्यों किया गया। बताया ना कि एक तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि वो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि वो हड़प्पा शहर जो था पहला उत्खनन हुआ था, इसीलिए उसके नाम पे किया गया। लेकिन हड़प्पा सबसे बड़ा शहर नहीं है, सबसे बड़ा जो शहर है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और भारत में कौन सबसे बड़ा शहर है, तो राखीगढ़ी है। यदि देखा जाए पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, और सबसे बड़ा शहर जो यहाँ पे है आपको भारत में वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, राखीगढ़ी। तो यही हो गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले। ठीक है, चलो सहायक नदियों के क्षेत्र में रोपड़, लोथल, कालीबंगा इस सभ्यता के अवशेष मतलब बहुत सारे जगह पे एक्स्ट्रा भी मिलने लगे। जहाँ पे इंडस रिवर नहीं फ्लो करती थी वहां पे भी ये मिलने लगे, इसलिए इसको आगे चलकर नाम हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं लोग। ठीक है, अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों जगह पे थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है। तो सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर में मांडा जगह है, वहां पर है इसका उत्तरी सीमा। आलमगीरपुर जो है ये आपको पूर्वी सीमा। ठीक है, ये आपको आलमगीरपुर मेरठ के पास पड़ता है। ठीक है, सुतका गेंडोर ये जो बलूचिस्तान के पास है, ये वहां पर है। ठीक है, और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में। तो ये हो गया। इसमें से एक और चीज जोड़ लीजिए, मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा जो है चिनाब नसी में। ठीक है, आलमगीरपुर कौन सा है? हिंडन नदी में। यही हिंडन जो किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना का है, याद रहेगा। सुदका गेंडोर ये किस जगह पे? दाश्क पे। ठीक है, सुदका गेंडोर कहाँ पे है? दाश्क पे। तो ये सब जो चीज देख रहे हैं ना आपको, ये इसका चारों तरफ का भौगोलिक है। मतलब भारत में सबसे भारत का पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में उत्तर में कौन सा, पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, दक्षिण में कौन सा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ये कांस्य युगीन सभ्यता है। चलो ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता इसके विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, भौगोलिक विस्तार भी हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर में मांडा में है। ठीक है, दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर है, पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे जो विस्तार है ये कितना 1100 किलोमीटर है, ये 1100 है। और ये जो विस्तार है ये कितना है? ये आपको 1600 है। ठीक है, याद रहेगा 1100 ऐसे, 1600 ऐसे। अभी तक 2800 स्थल इससे निकले। चलिए ठीक है। अच्छा 2018 देखिए, जो 2018 में एक और खोज हुआ था सनौली में। कहाँ हुआ था? सनौली यूपी में, बागपत के पास है, बागपत में। हाँ बागपत जिला में है। ठीक है, यहाँ पर ना 125 शवदा मतलब कब्र मिला। ठीक है, 125 मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाला चीज है, तो सनौली में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, इस सभ्यता का कौन सा स्वरूप है? त्रिभुजाकार है, ऐसा है। सभ्यता कौन सा? त्रिभुजाकार है। वर्गफल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। चार्ल्स मैसन के बारे में हम लोगों ने बताया कि 1826 में इसको पता लगाया था। 1842 की पुस्तक में उसने अपना वर्णन किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। 1921 में कौन था अध्यक्ष? जॉन मार्शल था।
ठीक है। यही दयाराम साहनी के उत्खनन कर हड़प्पा का पता लगाया, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा, ये सब हम लोग देख लिया है। ठीक है। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु की खोज हुई, सिंधु घाटी की खोज हुआ राखालदास बनर्जी ने 1922 में, मोहनजोदड़ो खोज किया 1922 में, देख लिया हम लोग। अब C14 से देखिए, एक C14 जो फार्मूला है ना, फार्मूला मतलब कि कार्बन डेटिंग का तरीका है। इस कार्बन डेटिंग के तरीके से पता चला है कि हम लोग का जो डेट है जो बताया था हम लोगों ने 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, कब से है सब पढ़ा चुका है पहले, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज लिखा हुआ नीचे 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व इसका ये है। ठीक है। अब नवीन शोध से मालूम चला कि 8000 साल पुरानी है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। ठीक है। महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या, देखिए सिंधु घाटी सभ्यताओं के निर्माताओं का निर्धारण जो है उसका सब क्या क्या सोर्स लिया हुआ, तो वहां से देखिए, वहां से क्या मिलेगा, मुहर मिलेगा, देखिए क्या क्या मिलेगा, मुहर मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, मानव कंकाल, मानव कंकाल मिला, मृदभांड मिला है, देख रहे हैं हैंड राइटिंग थोड़ा सा अजीब है। ठीक है। मृदभांड मिला, तो ये सब जो चीज मिल रहा है ना, इससे वहां पे मालूम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्थल का, दुर्ग सब का, इस सब का ये मिला हुआ है, शिलालेख मिला हुआ है, जैसे कि आपको वहां मिलता है, क्या बोलते हैं इस पे धौलावीरा मिला हुआ है। ठीक है, धौलावीरा में मिला हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजों के बाद मालूम चलता है हम लोगों को कि वहां का ये सब सोर्स है जिससे हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में मालूम चला। ठीक है। अब एक चीज बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सिविलाइजेशन था वहां पे लोग कौन से थे, तो वहां पे लोग कौन से थे, तो वहां पे 4 तरह के रेसेस रहते थे। कौन कौन रहते थे, तो भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरॉइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है। भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरॉइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बात कर, देखिए वहां पे जो नगर था, क्योंकि जो जैसे वहां पे देखिए, वहां पे 3 तरह के नगर बोला, 3 तरह के इसमें बांटा जा सकता है। पहला तो मेन नगर जिसको बोला जाता है सेंट्रल, जैसे आज का कॉस्मोपॉलिटन हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो ये मेन नगर जिसमें मोहनजोदड़ो जोड़ सकते हैं, लोथल जोड़ सकते हैं, आपको हड़प्पा जोड़ सकते हैं, कालीबंगा जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये सब बड़ा बड़ा आपको मतलब शहर है, जो बहुत ही फेमस शहर है। दूसरा लोथल इसमें भी आ जाएगा। दूसरा जो पत्थर वाला जो शहर है, मतलब कि आपको पोर्ट वाला जो शहर है, जैसे आपको लोथल जो है ये पोर्ट वाला शहर है। ठीक है। उसी तरह तीसरा जो बाकी छोटा मोटा जो शहर होगा, गांव कस्बा होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या होता है कि जो नगर होता है वहां का नगर का योजना बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। क्या क्या नगर योजना था, पहला जो था, जल का संसाधन का इस्तेमाल वहां बहुत अच्छा से किया जाता, जल संसाधन का इस्तेमाल बहुत अच्छा से किया गया। दूसरा, वहां पे सड़कें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है। ठीक है। तीसरा, वहां की इमारतें हैं, यानी कि वहां पे जो बिल्डिंग्स है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रूप से वो शहर बसाया हुआ है। ठीक है। चौथा, वहां का जो समाज है, वहां का जो समाज है वो काफी ये है, क्या बोलते हैं उसको, डेवलप्ड है, डेवलप्ड समाज है वहां का। समाज कैसा डेवलप्ड है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग देखेंगे समाज में कि व्यापारी लोग जो थे ये ज्यादा कंट्रोलिंग पावर में थे, यानी ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, आज जो गणतंत्रात्मक चल रहा है हम लोगों का, वो उस वक्त चल रहा था, आज से 5000-6000 साल पहले। ठीक है। और वह वहां के नगर का ये एक बहुत बड़ी खूबी थी कि आज का जो गणतंत्रात्मक है वहां पे उस वक्त चल रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे व्यापारी लोग या मध्यम वर्गीय लोग जो थे वहां पे आपको मेजोरिटी में थे, और वो कंट्रोल कर रहे थे पूरे के पूरे शहर को। ठीक है। इसीलिए गौर किया जाए तो देखा, अच्छा एक चीज और समाज में एक और चीज देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मंदिर नाम का कोई चीज अभी तक नहीं दिया। पूजा हुआ, पूजा पद्धति है वहां पे पूजा पद्धति आपको मिलेगा, लेकिन मंदिर नाम का कोई अवशेष आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे, मंदिर वहां नहीं दिख रहा है कि पूजा लोग वहां पे एक तरीके से आपको पर्सनल लेवल पे लाके पूजा हो रहा है, ना कि आपको आपको कम्युनिटी वाइज उसका पूजा नहीं किया जाता। तो पूछता है कि पूजा यदि कर रहे हैं तो पूजा किस चीज का कर रहा है। सवाल हो सकता है कि पूजा यदि हम लोग करते हैं तो पूजा किस चीज करते हैं। तो वहां पे जो पूजा योग्य था, तो पहले तो सब ये जैसे हम लोग पशुपति का सील मिला है मोहनजोदड़ो से, तो इसका पूजा हो रहा है। ठीक है। दूसरा सील, दूसरा लिंग और योनि का मिला है, लिंग और योनि का मिला हुआ है। ठीक है। अग्निकुंड मिला है, कहां कहां से अग्निकुंड मिला है आपको, अग्निकुंड मिला कालीबंगा से मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है अग्निकुंड। ठीक है। जिससे मालूम चलता है कि वहां पे पूजा पद्धति हो रहा है। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या आपको पूजा पद्धति में देखा गया है, तो जैसे हड़प्पा में देखा गया है, हड़प्पा में देखा गया है कि आपको जो पेट से गर्भ से स्त्री के गर्भ से
आपको एक पौधा निकल रहा है। तो इस तरीके से वहां पे देखा गया। तो ये पूजा पद्धति थी कि वहां पे वृक्षों का, पशुओं का, प्रकृति का, सबका पूजा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो ये नगर योजना पहले देख लेते हैं। नगर योजना को क्या है कि जैसे जल संसाधन हो गया, सड़कें हो गया, आपको क्या बोलते हैं, इमारतें हो गया, काफी अच्छा डेवलप था वहां पे। नगर नियोजन पर्यावरण के अनुकूल हुआ करता था। ठीक है, जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छा था वहां पे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सड़क है, ये जो सड़क है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटेगा, ऐसे काटेगा। ठीक है, ठीक है। प्रथम भाग में उच्च दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग, देखिए ये शहर है मान लेते हैं हड़प्पा, तो यहाँ पे दो भाग बांटा गया। ये दुर्ग बोला गया और दूसरे को बोला गया क्या, आम नगर, जिसको बोलते हैं आम। ठीक है, ये दुर्ग जो था फोर्टिफाइड था, यानी कि चारों से घिरा हुआ था, ये नहीं घिरा हुआ था। ये दुर्ग में ना, ये दुर्ग में आपको अमीर लोग रहते थे और यहाँ पे नॉर्मल आम लोग रहते थे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि प्रथम भाग ऊंचे दुर्ग से निर्मित थे। ठीक है, इसमें शासक वर्ग कर रहा था, इसमें शासक वर्ग रहते थे। और दूसरे जो थे आवास, जो दूसरे भाग में नगर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले। ठीक है, चलिए, सड़क के किनारे जो थे नालियां, जैसे हम लोगों ने देखा जल के बारे में, जल निकासी बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां का पड़ा था। अब वहां क्या कर रहा था ना कि जैसे घर है, ये घर से एक नाली निकला, ये घर से निकला, ये मेन रोड पे गया, ये आपका रोड है, ये मेन रोड पे गया, ये रोड आगे चल के ये बड़ा मेन रोड पे गया। ठीक है, ये बड़ा मेन रोड पे गया, यहाँ पे ये, यहाँ से नाली निकला, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकल गया। तो इस तरीके से वहां पर नाली का सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, हर घर में देखिए कि घर है, यहाँ पे ये घर है, इसी घर है ना, इसमें क्या क्या मिलेगा, एक आपको स्नानागार मिलेगा, क्योंकि स्नान करके यहाँ से पानी निकल रहा है। दूसरा रसोई मिलेगा, रसोई से भी पानी निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं, रसोई मिलेगा, एक आंगन मिलेगा, एक घर का रूम मिलेगा अपना। तो ये सब कुछ चीजें वहां मिलती है। एक चीज और है कि ये जो घर रहता है ना, इस घर का दरवाजा सामने की तरफ नहीं, जैसा ये घर है, घर का दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुलता। ठीक है, घर का खिड़की दरवाजा ये इधर खुलेगा या इधर खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये इसका खासियत है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन नगर के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई है। बताया दुर्ग जो था, अभी हम लोग देखा दुर्ग में यहाँ पर किलेबंदी किया गया था। ठीक है, चलिए, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुल के गलियों में खुलती थी। ये जो था ना, ये गलियों में खुल रही, इधर यदि मान लीजिए गली है तो ये गलियों में खुल रही है, ना कि नहीं। लेकिन लोथल में जो है ये ऐसा नहीं है। ठीक है, लोथल में ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा, मकान बनाने की जो कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता है, जिसमें 4:2:1 इसका ईंटा का ये आपको रेशियो है, 4:2:1। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल देख लेते हैं, कौन कौन सा प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। पहला जो स्थल है वो हड़प्पा है। पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने देखा कि 1921 में इसको किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। पहला चीज, किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे हम लोगों ने देखा कि वो ये रावी नदी किनारे है। ठीक है, मोंटगोमरी जिले के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इसको पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा, पिगट ने क्या कहा, अर्ध औद्योगिक नगर कहा इसको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये बहुत अच्छा सवाल है कि जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिगट ने कहा। तो याद करने का तरीका है कि पीने के बाद हर चीज जुड़ो दो दो दिखता है, तो पिगट ने विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो पश्चिम का दुर्ग हुआ करता था ना, यहाँ पर ये एक ये जो दुर्ग है पश्चिम का, इस दुर्ग में ना इसको पिगट क्या बोलता है, माउंट, कहां चला गया, माउंट एबी, सॉरी पिगट बोल रहा है, व्हीलर क्या बोलता है, माउंट एबी बोलता है इसको। ये याद रखने का, व्हीलर ने माउंट एबी बोला है उसको। ठीक है, तो ये हड़प्पा के बारे में जान लिया हम लोग। अब थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, तो पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, वो मृतकों का टीला है। अब देखिए ये कहाँ पे, सिंध प्रांत में हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, पहला जो चीज है। दूसरा चीज, ये किस नदी किनारे है, तो ये सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने देखा। किस जिले में है, तो ये लरकाना जिले में है। ये तीन चीज देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और खोज राखादास बनर्जी ने 1922 में किया था, ये हम लोग देख चुके। गणतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे एक चीज मिला, वृहद स्नानागार। देखिए वहां पर क्या आपको मोहनजोदड़ो में आपको स्नानागार मिला है। माना जाता है कि ये स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान से रिलेटेड है, यानी कोई धार्मिक काम होता था वहां पर और उससे रिलेटेड ये स्नानागार बनाया गया। देखिए एक स्नानागार वहां मिला है, ठीक है, एक अन्नागार मिला है, एक पुरोहित का विद्यालय मिला हुआ है वहां पे। तो ये मोहनजोदड़ो की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ठीक है, चलिए
अब और क्या क्या चीज मिला है, जैसा हम लोग देख लेते हैं मोहनजोदड़ो में। तो ये एक मिला है कि कांसे की नर्तकी, एक कांसे का नर्तकी एक बनाया हुआ है, उसका नर्तकी का वो आपको मिला हुआ है। कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। योगी का ये मिला हुआ है, एक योगी का, एक पुजारी का आपको मूर्ति मिला है। दो हो गया। पशुपतिनाथ का मिला हुआ है, ठीक है, पशुपतिनाथ का ये आपको मूर्ति मिला हुआ है, ठीक है। ये तीन चीज हो गया। अच्छा, ये सब जो मूर्ति है किस मेथड से बनाया गया? ये लॉस्ट वैक्स मेथड से। किस मेथड से बनाया गया? तो ये लॉस्ट वैक्स मेथड से आपको ये बनाया गया। क्या बोलते, जितनी मूर्तियां हैं, देखिए लॉस्ट वैक्स मेथड क्या है। मान लेते हैं एक आपको मोम का ये बना देगा, एक खाका बनाया गया, ठीक है। खाका के बीच में गैप है, गैप मतलब जगह छेद है, यहाँ पे आपको मेटल डाला गया। जब ये मेटल इसके शेप का आ गया तो ये जो था आपको मोम को हटा दिया गया, तो उसी शेप में ये आपको ये आ गया। समझ में आ गया? ये चीज है लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चानूदोड़ो में। चानूदोड़ो क्या है जरा देख लेते। देखिए ये जो है ना चानूदोड़ो, ये उस वक्त का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल एरिया चानूदोड़ो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनका मिलेगा। क्या मिलेगा? मनका बनाने का, बीट बीट फैक्ट्री बनाने का, जिसको मोती बोलते हैं, वो मिलेगा। बटखरा बनाने का मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा? बटखरा जो होता है, जो नापते तोलते हैं, माप तोल के जितना भी बटखरे का इस्तेमाल होता है वो वहां पे मिलेगा, ठीक है, मनका का। मुहर जो बनता है ये आपको यहाँ मुहर बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। लिपस्टिक भी यही बनता था, ठीक है। तो इस तरीके का ये कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा दूर है ये। खोज इसने किसने किया था? मजूमदार ने किया था। खोज किसने किया था? तो मजूमदार ने किया था, ठीक है। उसके बाद आते चानूदड़ो। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, चानूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल जहां वक्राकार ईंटें मिली, ऐसा ईंटा मिला हुआ है, ठीक है। वक्राकार, चानूदड़ो इकलौता स्थल है जहां पे वक्राकार ईंटें मिली हुई है। चानूदड़ो में दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, यानी ये जो था ये जो था यहाँ दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति में झूकर झांगर एक हम लोग डिस्कस किया था। पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति कौन है? तो झूकर और झांगर संस्कृति। ये झूकर और झांगर संस्कृति जो है वो यहाँ पर आपको चानूदड़ो में मिलता है। झूकर और झांगर संस्कृति चानूदड़ो में मिलता है, ठीक है। तो ये औद्योगिक केंद्र था जिसमें मोहर बनता था, बटखरे का बनता था, ठीक है, मनका बनाने की बात होती थी। तो ये चानूदड़ो के बारे में बात है। अब आते लोथल। अब लोथल क्या है? लोथल एक पोर्ट सिटी है। लोथल क्या है? पोर्ट सिटी। तो पहला इसमें क्या क्या मिलेगा? तो पहला डॉकयार्ड मिलेगा, पहला चीज मिला डॉकयार्ड मिला। चावल के अवशेष मिले, धान की भूसा मिला है यहाँ पे, चावल का अवशेष और धान का भूसा मिला यहाँ पे, ठीक है। जो दो चीज हो गया। अग्निकुंड मिला यहाँ पे। क्या मिला? अग्निकुंड मिला है। तीन चीज हो गया। दूसरे चौथा चीज क्या हो गया कि जो यहाँ पर ये है आपको जो जो शहर के अंदर जो दुर्ग होता है और ये क्या होता है आम घर जो होता है, वो दोनों इसमें फोर्टिफाइड है, यानी दोनों प्राचीर से घिरा हुआ है। क्या चीज? दोनों जो है, इससे पहले बाकी सब जगह तो सिर्फ दुर्ग प्राचीर से घिरा हुआ था, इसमें दोनों प्राचीर से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहीं से एक्सपोर्ट होता है। यहां से क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। यहीं से हम लोग देखेंगे क्योंकि घोड़े के अस्तित्व, घोड़े के हड्डी मिले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लोथल में, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लोथल किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे है लोथल? तो भोगवा नदी किनारे, ठीक है। किसने किया था? SR राव ने 1955 से खोज किया। यह प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है, एक व्यापार का प्रमुख स्थल है, ठीक है। लोथल में नगर को दो भागों में ना बांट के एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दूरीकृत किया गया। इसमें 20 समाधियां मिली है। तीन युगल समाधि की, तीन युगल समाधि जो होता है ना, यह तीन मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाव के चित्र का मॉडल भी प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो ये लोथल के बारे में हो गया कि युगल समाधि ये छूट गया था, तो वो ये देख लेना। चलिए, राखी गढ़ी कहाँ है? ये भारत का सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है भारत का। ऐसे तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन यहाँ पर भारत का ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया? ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के हिसार जिला में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर मिला हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कालीबंगा में। ये कालीबंगा में ये राजस्थान में लिखा ही ये राजस्थान में, ठीक है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में, वो किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? तो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, ठीक है। अब वहां पर क्या साक्ष्य मिला? तो जुता हुआ खेत पूछता है कि जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? तो कालीबंगा मिला हुआ है, ठीक है। देखिए, जुते हुए खेत के कालीबंगा मिला। अमलानंद घोष ने कालीबंगा का खोज किया था। तो देखिए, घोष बाबू है ना, यहाँ पे बंगाल है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था और जुते हुए खेत के यहाँ पे साक्ष्य मिले। यहाँ के भवनों का निर्माण
कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। भवनों का निर्माण कैसे हुआ है? तो कच्ची ईंटों के द्वारा, यानी कालीबंगा में जो भवन बने हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। ठीक है, उसके बाद और यहाँ कुछ मिला क्या? शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, शव को जो कोई भी शव होता था ना, उसको 3 तरीके से उसको अंत्येष्टि होता था। पहला, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण समाधिकरण। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण समाधिकरण। फिर आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार, या इसको कलश समाधिकरण बोलते थे, तीनों में से। ठीक है, तो पूर्ण समाधिकरण हो गया कि पूर्ण उसको दफना दिए। आंशिक हो गया कि उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिए, उसके बाद थोड़ा सा आधा हिस्सा उसको दफना दिए। तीसरा हो गया कि उसको जला दिया, फिर उसमें कलश में उसका राख डाल के उसको रख दिया, आपको दफना दिया। तो ये आपको कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। ये तीनों तरह के शावाधान आपको कहाँ मिलेगा? तो कालीबंगा में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बनावली में। बनावली में क्या है? बनावली में ये हरियाणा में, पहला चीज तो ये कहाँ पे है? बनावली, ये हरियाणा में है। इसको किसने किया था? R.S. बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की। ठीक है, बनावली में क्या हुआ? R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की, पहला चीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों सभ्यता मिलेंगी, प्राक सभ्यता, विकसित तथा उत्तर सैंधव संस्कृति, यहाँ तीनों मिलेगा। देखिए, बनावली मिलेगा, बनावली मिलेगा, दूसरा रंगपुर में मिलेगा। ठीक है, पहला बनावली मिलेगा, दूसरा रंगपुर में मिलेगा। क्या कि तीनों सभ्यताएं वहां मिलेंगी। ठीक है, मतलब प्राक सैंधव, विकसित और उत्तर सैंधव, ये तीनों मिलेगा। ठीक है, जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ पे। जैसे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी तरह से डेवलप थी, लेकिन बनावली में ठीक से बना नहीं हुआ था, ये याद रखना है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिलेगा, याद रखना है, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है, अधिक मात्रा में जौ मिला है। ठीक है, अब आता है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, अब देखिए इसको याद करने का तरीका कि धोने से ना पानी से रिलेट हो जाएगा, धोला मतलब पानी। ठीक है, और वीर मतलब वीर पुरुष, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। तो जो जोश में, वीर लोग होते हैं जो जोश में होते हैं, तो जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ पे क्या है? सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए, एक शिलालेख मिला यहाँ पर, ऐसा मान लेते शिलालेख है। ठीक है, अब इस शिलालेख में क्या बोल रहा है कि 10 बड़े चिन्ह मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब। ठीक है, अब इस शिलालेख में ये 10 चिन्ह मिले। अब इसको याद कैसे करें कि ये धौलावीरा में ही मिले? तो सोचिए ये तो बहुत पुराना हो गया होगा, इसमें बहुत गंदा लग गया होगा, तो उसको पानी से धो दिया गया, और उसके बाद धोने के बाद इसको साफ सुफ किया, तो उसका मालूम चला कि यहाँ पे एक शिलालेख मिला। तो पानी से रिलेटेड, धौलावीरा पानी से रिलेटेड बहुत है, क्योंकि जल प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से वहां पे किया गया है। एक चीज ये, दूसरा चीज ये, जोशी से याद रखना है वीर को। ठीक है, और तीसरा चीज ये शिलालेख के बारे में। ठीक है, फिर नगर जो था 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, पहले तो हर जगह देखिए नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित है, दुर्ग में और एक आमनगर में। यहाँ पे 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्टेडियम मिला। धौलावीरा से क्या मिला? स्टेडियम मिला। चलिए, अब आते हैं क्या क्या कुछ कुछ अवशेष जो छूट गए थे वो हम लोग एक साथ समराइज करके यहाँ दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। हड़प्पा में देखिए R37, हड़प्पा में क्या दिया? R37 कब्रिस्तान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। R37 पूछेगा तो कब्र ये आपको हड़प्पा में मिलेगा। ठीक है, शंख का बना बैल, ये इंपॉर्टेंट है, शंख का बना बैल एक इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी, ये हम लोग देखें कि हड़प्पा में। उसको याद करने का तरीका है कि हड़प्पा में ही कैसे है, तो एक स्त्री जो है ना कुछ खाली है और उसके पेट से निकल रहा है पौधा। ठीक है, तो हड़प लिए, यानी हड़प लिए, हड़प्पा। गेहूं व जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने भी यहाँ मिलेगा आपको। अन्नागार मिले, देखिए जहां पे अन्नागार होगा वहां पे दाना तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अन्नागार होगा तो वहां पे क्या होगा? वहां से बाहर से लोग अन्न ला के रख रहे होंगे, जो आने जाने में वहां पे अन्न गिरे होंगे, तो वही गेहूं व अन्न, वही गेहूं और जौ के दाने मिले। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले और सीपी का पैमाना मिला। तो इसमें स्वास्तिक और चक्र याद रखना है, अन्नागार याद रखना है, गेहूं और जौ याद रखना है, उर्वरता की देवी R37 और शंख का बना बैल याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं मोहनजोदड़ो में। वृहद स्नानागार मिला। ठीक है, यहाँ हम लोग देखे थे वृहद स्नानागार, जो कि एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए वहां पे फेमस था। वो वृहद स्नानागार, स्नानागार और भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्नानागार है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए है। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से बहुत मिलेगा, मातृ देवी की मूर्ति, इसीलिए बोला जाता है कि मातृ देवी जो है शायद मातृ सत्तात्मक वहां पे ये था, क्योंकि मुहरे में मातृ देवी की बहुत सारा फोटो फिगर बनाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि इंडस वैली मातृ सत्तात्मक थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, हम लोग देखा कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से कांसे की नर्तकी का आपको एक बनाया हुआ फिगर बनाया, मूर्ति बनाया हुआ मोहनजोदड़ो में। ठीक है, उसके बाद पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति,
ठीक है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं। माता देवी हो गया, ये पशुपतिनाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हाथी का कपाल, ये हाथी का कपाल मोहन, मोहन के पास एक हाथी भी पाल कर रखा हुआ है मोहन, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, हाँ ये कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, देखिए 6 भट्टे मिले वहां पे, कुंभकार के जो कुंभकार जो होता है ना, जो आपको मिट्टी का कुछ बनाता है, मृदभांड बनाता है, उसका 6 भट्टे मिले वहां पे, ठीक है। मिट्टी का तराजू, तराजू क्या है, मोहनजोदड़ो के पास है, तराजू क्या है, मोहनजोदड़ो के पास है। चलिए तराजू हो गया, 6 भट्टे हो गया, हाथी का कपाल हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, कांसे की नर्तकी हो गई, माता देवी की मूर्ति हो गई, स्नानागार हो गया, ये सब है। चानू दड़ों में देखिए अलंकृत हाथी, एक हाथी का कपाल था मोहनजोदड़ो के पास, चानू दड़ों में अलंकृत हाथी है। वक्राकार ईंट के बारे में हम लोगों ने बात किया, लिपस्टिक के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। फिर अलंकृत हाथी आएगा, चलिए मनके, चानू दड़ों में बताया था मनके वहां बनते हैं, बीड्स मोती जिसको बोलते हैं हम लोग, तो मनके बनते हैं, बटखरा वहां बनता है, मुहर वहां बन रहा है, हम लोगों ने बात किया है पीछे चानू दड़ों के बारे में कि इंडस्ट्रियल एरिया है वो, ठीक है। 4 पहियों वाली गाड़ी, ठीक है। चलिए अब कालीबंगा किस नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे, कहां पर है कालीबंगा, राजस्थान में है, याद रहेगा। कालीबंगा को खोज किसने किया था, अब ये आप लोग को बताना है, क्योंकि कालीबंगा की खोज हम बताए हैं, ये कालीबंगा का खोज किसने किया था, ठीक है। चलिए हिंट दे देते हैं, चलिए ए घोष करके नाम है, ए जी, जब नाम ही बता दिया, अमलान घोष, चलिए हटाइए। अच्छा कालीबंगा जो है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं हैं, देखिए अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा में, अग्निकुंड जिसको बोलते हैं कालीबंगा में, अग्निकुंड लोथल में भी है, अग्निकुंड लोथल में भी है, तो ऐसे याद रखना, अग्निकुंड है ना, तो काली जी का पूजा हो रहा है, ऐसे मान के चलना, जब चलना काली जी का पूजा हो रहा है। जूते हुए खेत, ये पूछता है जूते हुए खेत कहां पे, तो कालीबंगा में, ठीक है। कांच व मिट्टी की चूड़ियां, ये कालीबंगा में, बंगा से बैंगल याद करो ना, बैंगल चूड़ी होता है, ठीक है, तो ये कालीबंगा में। उसके बाद सिलबट्टा कालीबंगा में, ठीक है। उसके बाद जो और इसमें है इंपॉर्टेंट है मिट्टी के खिलौने कालीबंगा में, ठीक है। चलिए तो क्या क्या हो गया, अग्निकुंड हो गया, जूता हुआ खेत हो गया कालीबंगा में, मिट्टी के चूड़ियां हो गया कालीबंगा में, सिलबट्टा हो गया कालीबंगा में, मिट्टी के खिलौने हो गया कालीबंगा में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं इसको हम लोग लोथल में, एक मिनट इसको, हाँ लोथल में आते हैं। लोथल में क्या, पहले तो लोथल है कहाँ पे, लोथल गुजरात में, कहाँ पर है, पोर्ट सिटी है, गुजरात में है, किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो पोर्ट बंदरगाह के लिए, पत्तन नगर के लिए फेमस है, वहां पे चावल के ये मिले हैं, धान की भूसी मिली हुई है वहां पे, घोड़े का थोड़ा सा अस्थि मिला हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये सब जो लोथल है याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो आएंगे बंदरगाह हो गया, धान चावल हो गया, बाजरे का साग हो गया, फारस की मोहर, देखिए फारस की मोहर मिला, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तभी ना फारस की यहाँ पे ये मिल रहा है। फारस मतलब आज का जो ईरान वाला इलाका है ना, ईरान थोड़ा साइड वाइड का, तो वहां से है फारस का मोहर, ठीक है। फारस का मोहर वहां से मिलेगा, धान की भूसी देखिए मिला, मन का उद्योग भी यहीं पर है, तांबे का कुत्ता मिला है, ठीक है। चलिए छोटा दिशा मापक यंत्र, अब बाहर जाना है, क्योंकि जितना भी पश्चिम देशों से जो आपको व्यापार हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो वो लोथल से हो रहा है, तो लोथल के लिए भी क्या चाहिए, दिशा मापक यंत्र चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, वो लोथल से मिलेगा। अब आता है सुरकोड्डा, सुरकोड्डा में घोड़े की अस्थि मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सुरकोड्डा में क्या मिलेगा, घोड़े की अस्थि मिलेगा, ठीक है। एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिलेगा, चलो ठीक है। बनावली में क्या मिलेगा, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, मतलब देखिए हल की आकृति वाले जो हल की जो है ना, मतलब मिट्टी का खिलौना जो है, हल मिट्टी का हल मिलेगा, बस मिट्टी के खिलौने का हल मिलेगा, वो याद रखना, ठीक है। बनावली तांबे के बाणाग्र मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये देखिए सब पूरा देखा हुआ, हड़प्पा कस नदी किनारे, रावी नदी, दयाराम साहनी, माधवराव वत्स, सब देखा हुआ ये। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला, राखल दास बनर्जी है, ये 1922 में है। सिंध के लड़काना जिले में लड़का यानी मोहन, चानू दड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे, चानू दड़ो कैसे किनारे, सिंधु नदी किनारे। ये अर्नेस्ट मैके है, सिंधु प्रांत में है, चानू दड़ो सिंधु प्रांत में है। कालीबंगा किस नदी किनारे, तो घग्गर नदी किनारे है, राजस्थान में है, ठीक है। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान के सिंध में है। रंगपुर, रंगपुर भादर नदी किनारे, रंगपुर किस नदी किनारे है, भादर के, ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में, ठीक है। रोपड़ किस नदी किनारे, रोपड़ सतलुज, देखिए सच सुनकर ना अच्छे अच्छे लोग रो देते हैं, सच सुनकर अच्छे अच्छे रो देते हैं। पंजाब का रोपड़ जिला में, ठीक है। लोथल भोगवा, ठीक है, अहमदाबाद। आलमगीरपुर का हिंडन, हिंडन किसका बताया, यमुना, बताया था ना यमुना, ठीक है। ये मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन, ठीक है। चलिए
सुतका गेंडोर ये कहाँ पे, ये दास नदी किनारे है। सुतका गेंडोर ये कहाँ पे, ये दास नदी किनारे है, ठीक है। चलिए ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मतलब मकरान मतलब बलूचिस्तान के पास है। बनावली कहाँ है, तो ये सरस्वती नदी किनारे है, ठीक है, हरियाणा में है, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है किस नदी किनारे नहीं, गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं हम लोग हड़प्पाई लिपि पे। देखिए वहाँ पे लिपि के बारे में जानते हैं कि वहाँ के लोग जो कुछ तो लिखते होंगे, क्योंकि जब इतने बड़ा व्यापार पे चल रहा है, मुहर में इतना चीज दिख रहा है, तो यहाँ पे लिपि तो होता होगा, इतना तो श्योर दिख रहा है। तो वहाँ पे लिपि क्या है, तो अभी तक ये जो लिपि मिला है ना, उस लिपि को पढ़ नहीं सका गया, उसको डेसिफर नहीं किया गया, उसको समझा नहीं गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं, ना कि हिस्ट्री में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि को समझा नहीं गया है। जिस दिन उसकी लिपि को समझ लेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी हम लोगों को, ठीक है। पहला चीज किस समझा नहीं गया। दूसरा चीज जो है, वो जो लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि यानी चित्र से बनाया हुआ है। माना जाता है कि 64 तरह के उसमें आपको लेटर्स हैं, और वो 64 लेटर जो मिला है उसी से वो चित्र बना के उसको बनाया गया। दो चीज हो गया। तीसरा चीज जो है, ये देखिए इसको ऐसे बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन, यानी यहां से ऐसे लिखना चालू करेगा, फिर यहां से लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे इधर हटाइए, दाएं से बाएं और फिर इधर से इधर, ठीक है, समझ गया। तो ये बुस्ट्रोफेडन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 64 मूल चिन्ह इसमें सेल खड़ी के मोहरे पे इसका मिला हुआ है, ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद इसको पढ़ा नहीं जा सका, ये भी देख लिया हम लोगों ने। पिक्चोग्राफिक है, ये देख लिया, चित्रात्मक जिसको है। दाएं से बाईं ओर लिखा है, तो इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, बुस्ट्रोफेडन बोलते हैं। सबसे ज्यादा यू आकार के और मछली का प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अब सामाजिक जीवन आते हैं कि समाज वहां पे कैसा था। समाज वहां पे कैसा, हम लोगों ने बात किया तो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए कि समाज कैसा। पहला जो चीज है, समाज में क्या धर्म पद्धति कैसा था। मंदिर नहीं है, हम लोगों ने देखा, हम लोग देखा कि मंदिर नहीं है। जिस चीज की पूजा हो रही है वो पर्सनल लेवल पे हो रहा है। दूसरा चीज, और वो पूजा किस चीज का हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है, मनुष्य का हो रहा है, मनुष्य सॉरी प्रकृति का हो रहा है, उसके पेड़ पौधे का हो रहा है, उसके बाद आपको पशु पक्षी का हो रहा है, समझ रहे हैं। ये सब चीजों की पूजा हो रही है। तो पूजा किसकी हो रही है, तो इन लोगों की हो रही है। दूसरा चीज क्या देखा कि ये जो बाहर इतना हल्ला हो रहा है कि खैर ठीक है। तो ये चीज देखा, तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है, तो धर्म तो है कि पर्सनल लेवल पर है। उसके बाद और क्या है कि आर्थिक व्यवस्था में क्या देखते हैं कि समाज में जो अर्थ चल रहा है, यानी पैसा जो चल रहा है, वो व्यापार से चल रहा है। ज्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर है वो उस व्यापार पे है, ठीक है। तो दो चीज वहां पे, एक व्यापार, एक कृषि। क्योंकि कृषि जब सरप्लस हो जाएगा तभी व्यापार होगा, जब कृषि सरप्लस होगा तभी व्यापार होगा, ऐसे ऐसे आपको व्यापार नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब जरा देख लेते हैं क्या क्या देगा। तो सामाजिक जीवन में क्या बोल रहा है, समाज की इकाई क्या है, इकाई उसकी जो परिवार होगा। किसी भी समाज की इकाई जो होगा वो परिवार होगा। पहला जो चीज इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मातृ देवी की पूजा हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मुहरों में मातृ देवी मिली है, खासतौर पर देखते हैं मोहनजोदड़ो में बहुत सारे मोहरे मिले। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा मोहरे किस जगह से मिला, सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से मिला। तो याद कैसे करेंगे कि मोहन के जेब में बहुत मोहरे रखी हुई है, मोहन के जेब में बहुत मोहरे हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। उसके बाद मोहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है क्या है कि मात्र सत्तात्मक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखिए खाली चित्र से, मोहरे के चित्र से मेरा मालूम चला है, पहला चीज। दूसरा चीज, ज्यादातर हम लोग देखे मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्ति मिली है नारी की, ठीक है, गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला हुआ, बहुत सारी चीजों से देखते लगता है कि यह मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। उसके बाद समाज में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। यानी समाज में सभी वर्ग वहां पे मौजूद थे, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो आपको व्यापारी हो, चाहे वो पुरोहित हो, क्योंकि पुरोहित का विद्यालय हम लोगों ने देखा है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो हर तरह के लोग वहां पे मौजूद हैं, और इसी कारण से दिखता है कि हर जो वहां पर जो घर जो बनाए हुए हैं वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे उनकी अमीरी और गरीबी दिखती है, ठीक है। तो आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है, ठीक है। और क्या देखते हैं, आभूषण धारण करते हैं ये लोग, गले में कंठाहार धारण करते हैं, हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखा कि आभूषण करते हैं। लिपस्टिक के बारे में हम लोग देखा वहां का समाज क्या क्या लिपस्टिक इस्तेमाल करता है चानोदोड़ो में, ठीक है। आज भले लोग कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चानोदोड़ो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। उसके बाद क्या है, सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता है। वहां पे सूती वस्त्र भी हो रहा है, ऊनी वस्त्र भी हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि कपास का सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया पूरी दुनिया में। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे कपास को,
ठीक है, कपास को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सूती हम लोग बनाए हैं, पहले सूती के कपड़े बनाए हैं, सूती का सबसे बड़ा काम मार्केट हम लोग का था। ठीक है, तो ये याद रखना। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए हम लोग क्या चौपड़ और पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए क्या खेल रहा है, चौपड़ और पासा खेल रहा है। अच्छा, अंत्येष्टि में हम लोग देखा कि 3 तरह की अंत्येष्टि होती थी। एक तो पूर्व समाधि समाधि लिया जाता था, फिर आंशिक होता था, और फिर एक कलश वाला होता था जिसमें जलाने के बाद कलश में डाल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौर प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे, यानी सब चीज की जानकारी रखे हुए। लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। लोग क्या थे वहां पे, युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज्यादा थे। अब युद्ध प्रिय कम क्यों थे, क्योंकि वहां पे हथियार नहीं मिला हम लोगों को। वहां पे क्या नहीं मिला, हथियार नहीं मिला। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हीलर क्या बोलता है कि जैसे श्रमिक है वहां पे, तो हो सकता है कि वहां पे दास प्रथा एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग राजनीतिक जीवन। राजनीति का जीवन कैसा, तो क्या वहां पे कोई राजा था? नहीं, वहां पे कोई राजा नहीं था। वहां पे व्यापारी और मध्यम वर्गीय लोगों का दबदबा था। समझे, व्यापारी और मध्यम वर्गीय लोगों का वहां पे ये दबदबा था। इसलिए माना जाता है कि ये गणतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक मतलब वहां पे स्थिति थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हीलर ने क्या बोला है कि मध्यम वर्गीय जनता था, वही चीज बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए आर्थिक जीवन देख लेते हैं। आर्थिक जीवन में क्या है, ठीक है, आर्थिक जीवन देखा कि हम लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं आर्थिक में। पहला जो चीज है कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, दूसरा पशुपालन कर रहे हैं, तीसरा कृषि कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं हम लोग साथ में। अब वो मेन सिटी यानी आपको मान लेते हैं मोहनजोदड़ो है, तो वहां पे क्या होगा, व्यापार ज्यादा होगा। छोटी छोटी सिटी है, गांव कस्बे हैं, तो वहां पे पशुपालन होगा। तो उस तरीके से, लेकिन सभी जगहों पे वहां पर तीनों जो चीज है आपको वो चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। लोथल से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, इससे व्यापार हो रहा है, इजिप्ट से व्यापार हो रहा है। ठीक है, मेसोपोटामिया में तो दिखा रहा है ये कि हम लोग सिर्फ अपने अंदर ही नहीं मतलब बैठे हुए हैं, बाकी जगह भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला, साक्ष्य कैसे मिलता है, तो देखिए सुमेरिया, देखिए एक साक्ष्य मिला है। सुमेरिया का शासक था सारगोन। तो सारगोन के काल का एक साक्ष्य आपको साक्ष्य मिला है, जिसमें मेलुहा शब्द जो है ना, वहां पे बहुत बार इस्तेमाल किया गया। और वो मेलुहा शब्द इस्तेमाल किया गया हड़प्पा के लिए। ठीक है, मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, हड़प्पा के लिए। फिर एक ढिलमुन शब्द जो है वो भी इस्तेमाल किया गया। ये ढिलमुन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो बहरीन के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर एक मगन का मतलब ये सब जगहों का इस्तेमाल किया गया है। आपको सुमेरियन के आपको जो वहां पे शिलालेख मिला है, ठीक है, वहां पे मिट्टी के पट्टिकाओं पे यह अंकित किया गया। इससे मालूम चलता है कि हम लोगों का उनके साथ व्यापार था। ठीक है, मेलुहा सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम है। चलिए ठीक है, सैंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, देखिए लोथल हो गया, रंगपुर, सुरकोटडा और प्रभासपट्टनम। ठीक है, लोथल के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि, एक मिनट, ठीक है, लोथल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ठीक है, देखिए लोथल के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि वहां पे ये है। फिर रंगपुर है, सुरकोटडा, प्रभासपट्टनम। हड़प्पा सभ्यता के माप जो है, माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसकी जो मतलब जो माप तौल का है वो दशमलव प्रणाली, और माप तौल की इकाई 16 गुणक होती थी, ये याद रखना है। सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे, देखते गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती होती थी। देखे हम लोग सरसों के बारे में बात किया, कपास के बारे में बात की, ये सब गेहूं जौ तो बात कर ही चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले कपास की पैदा हम लोगों ने किया देखा, यूनानियों ने इसे सिंडन का नाम दिया। यूनानी किसे नाम दिया, सिंडन का नाम दिया हुआ। ठीक है, यहाँ के प्रमुख खदान जो थे गेहूं तथा जौ के थे, सब देखा हुआ हम लोग का, पढ़ा हुआ। ठीक है, कृषि कार्य के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, तो पत्थर है तो कांसे का औजार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोहा का इस्तेमाल हुआ नहीं था। इसीलिए हल को हम लोग देखते हैं, वहां पे जो हल मिलता है वो शायद लकड़ी का बनता होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहां पे लोहा तो था नहीं इस टाइम पर, हम लोग देखे नहीं थे। लोहा आता है 1000 BC में, लोहा कब आता है, 1000 BC में आता है। ठीक है, लेटर आपको वैदिक पीरियड में आता है। तो हलों का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सैंधव नगर में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से तो होती थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अन्नागार नदियों किनारे बनाए गए थे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा पशुओं में कुबड़ वाले बैल मिले। पशुओं में देखिए कुबड़ वाले बैल का बहुत वहां पे मुहर में मिला हुआ है, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय, देखिए गाय का, गाय है लेकिन गाय ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाथी, भैंस, गधा, ईसुअर, कुत्ता आदि का होने का अनुमान लगाया हुआ है, लेकिन कुबड़ वाला बैल जो का मिला हुआ।
ठीक है, गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, ये सब नॉर्मल है। अब धार्मिक जीवन हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा था कि ईश्वर की पूजा जो है मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूप में करते थे। अच्छा, भूत प्रेत के बारे में विश्वास करते थे, क्योंकि देखा ताबीज ये लोग पहनते थे, ये लोग ताबीज पे विश्वास करते थे, ताबीज पहनते थे, इसलिए लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये लोग ये करते थे। ठीक है, उसके बाद बलि प्रथा को कैसे मालूम चलता है कि ये बलि प्रथा है? ठीक है, कि मुहरों पर जो है ना, मतलब आपके जो है बलि प्रथा के दृश्य अंकित हुए मुहरों पर। ठीक है, तो इससे बलि प्रथा के बारे में मालूम चला। भूत प्रेत के बारे में ताबीज से मालूम चलता है कि मंत्र तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। मातृ देवी की मूर्ति तो हम लोग बता चुके हैं। रुद्र देवता पशुपतिनाथ के बारे में बताए हैं हम लोग। लिंग योनि के जो पूजा करते हैं ये बताए हुए। पशु पक्षी सांप ये सब बताए हुए हैं। विशाल स्नानागार जो मिला हुआ है वो बताया, धार्मिक अनुष्ठान से होता था वहां पे। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, ये बता दिए। अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा होती थी, चलिए ठीक है, ये सब देख लिए हम लोग। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि देखिए पुनर्जन्म का तभी ना विश्वास करेंगे जब आपका जब कब्र में कुछ सामान डाल दे, तो इसका मतलब कि आप अगले जन्म के लिए पहले से बंदोबस्त करके बैठे हुए। तो वही बात कर रहा है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद 3 तरीके से, ये तो बता दिया, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, कलश समाधान, सब बताया हुआ है। ठीक है, उसमें इसके आधार पर इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक थे, मतलब इनका धार्मिक अनुष्ठान तो जो था वो इसी दुनिया के लिए था, वो मोक्ष वोक्ष के बारे में हम लोग उस वक्त नहीं सोच रहे थे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति, गर्भ से एक पौधा निकाला गया जिसे उर्वरता की देवी, सब देख रही है, देखा हुआ हम लोग कि हड़प्पा से मिला था। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन का कारण देख लेते हैं। पतन का कारण क्या क्या है? देखिए पतन का कारण जो है, बहुत सारा पतन का कारण बोलता है, किसी एक कारण से पतन नहीं हुआ। कौन कौन सा पतन हुआ है देख का कारण क्या है? तो बाह्य या आर्यन इन्वेजन जिसको बोलते हैं, दूसरा बाढ़ है, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, ये सब आपका कारण है। ठीक है, कौन कौन इसको दिया ये देख लेना होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सैंधव सभ्यता की देन क्या है? सैंधव सभ्यता की देन जो है वो देखते हैं। देखिए जो सैंधव सभ्यता खत्म होने के बाद भी बहुत सारा चीज चलते आ रहा है, वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। उसमें क्या क्या है? दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली आज भी चल रहा है। ठीक है, नगर नियोजन, सड़कें नालियां की व्यवस्था, ये आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले होता था, नालियां बंद रहती थी। ठीक है, सड़कें समकोण पे आज भी देखते होंगे हम लोगों को। ठीक है, बहुदेववाद का प्रचलन, आज भी हम लोग बहुदेववाद मानते हैं। मातृ देवी की पूजा करते हैं, लिंग योनि की पूजा करते हैं, स्वास्तिक की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। तो हर चीज की पूजा पद्धति भी हमारी आज भी वही है। जैसे हम लोगों ने देखा कि लिपस्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, या हम लोगों ने देखा कि आपको क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जो आज भी कंटिन्यू मतलब हो रहा है। ताबीज हो गया, तंत्र मंत्र का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, जल का धार्मिक महत्व, जल का धार्मिक महत्व आज भी, योग का प्रचलन, ये सब हम लोग आज भी देख रहे हैं। ठीक है, अग्नि पूजा, अग्निकुंड, ये सब मुहूर्त का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब आज भी है। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आज भी होता है। ठीक है, तो ये सब मुख्य इनकी देन थी। तो ये हो गया हम लोगों का आज ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिर कभी। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।